गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग। हम लोग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम लोग विमेन सिचुएशनल एंड डेवलपमेंट में विमेन इन एजुकेशन, विमेन इन एम्प्लॉयमेंट, विमेन और हेल्थ, विमेन इन एग्रीकल्चर, विमेन इन इंडस्ट्री, विमेन इन पॉलिटिक्स और विमेन पर्सनल लॉज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विमेन यस पर्सनल मैम। लॉज हमने डिस्कस किया था, पर एक बार और रिपीटेशन की जरूरत है, कंप्लीट नहीं हुआ था वो टॉपिक। तो लॉस पे जाने से पहले एक और टॉपिक है आपके सिलेबस में, वुमेन वायलेंस से रिलेटेड, कि लॉस की हमें जरूरत पड़ती क्यों है। ऑब्वियसली पड़ती है, जो नए नए लॉ बनते हैं, जब हम सोसाइटी में क्राइम्स देखते हैं, उन उन इश्यूज से रिलेटेड, उन कंसर्न से रिलेटेड, तभी हमें उसे लॉ के फॉर्म में बनाना पड़ता है ताकि हम प्रोटेक्शन दे सकें। तो जो वायलेंस है, या हम कह सकते हैं कि जितने भी टाइप के वायलेंसेस विमेन के अगेंस्ट हम पाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड पाते हैं, अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसको और स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के क्राइम्स या जो है वायलेंस हम विमेन के अगेंस्ट देखते हैं, और उनको थोड़ा सा जो सोशल हमारे जो रूढ़िवादियां हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो कंजर्वेटिव थॉट्स हैं, और जो कई चीजें कस्टम्स के फॉर्म में भी हैं, उनको आज हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे, और फिर उनसे रिलेटेड लॉज जो कंट्री में प्रिवेलिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो just sharing you the Wikipedia just to have a glance of all the sorts of violence that we face against women in India. Violence against women in India refer to physical or sexual violence committed against a woman, typically by a man. तो फिजिकल यानी शारीरिक हो या सेक्सुअल वायलेंस हो विमेन के अगेंस्ट, जो जो अदर जेंडर है उसके थ्रू उसके ऊपर किया जाए, वो वायलेंस अगेंस्ट विमेन के अंतर्गत आता है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन इंडिया इंक्लूड, जो हम ज्यादातर हम कह सकते हैं टाइम्स पा रहे हैं विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंट नेचर के हैं, वो है डोमेस्टिक अब्यूज। डोमेस्टिक अब्यूज यानी घरेलू हिंसा, जो हम घर के अंदर हमारे में भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके थ्रू ही पाते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर। In order to be considered violence against women, the act must be committed solely because the victim is female. Most typically, these acts are committed by men as a result of the long-standing gender inequalities present in the society. और ज़्यादातर ये हम पाते हैं कि इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कंजर्वेटिव पेट्रियार्कल सोच है, उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स का जन्म होता है। Violence against women in India is actually more present than it may appear at first glance, as many expressions of violence are not considered crime or may otherwise go unreported or undocumented due to certain Indian cultural values and beliefs. These reasons all contribute to India's gender inequality index rating 0.524 in 2017, putting it on the bottom 20% ranked countries of that year. तो जो मुख्यतर हमें डिस्कशन करने हैं कि किस तरह के वायलेंसेस हम विमेन के अगेंस्ट इंडिया में पाते हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे जो हम कह सकते हैं सीवियर क्राइम है, ऑब्वियसली वो मर्डर है, कि हम लाइफ ही ले लेते हैं विमेन की, और उसके जो हमें कारण या फॉर्म्स मिलते हैं अपने समाज में, वो है डाउरी डेथ्स। आज भी दहेज हत्या के जो नंबर हैं उसकी कोई कमी नहीं है, और इतना हम कह सकते हैं डेवलपमेंट और विकास और एजुकेशन का स्तर, लिटरेसी लेवल इंक्रीज होने के बावजूद ये जो कुप्रथा है वो अभी भी बहुत प्रिवेलेंट है, चाहे वो हमारा एजुकेटेड सेक्टर हो या अनएजुकेटेड सेक्टर हो। इनफैक्ट हम जब समाज का डिस्कशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन बढ़ने से ये जो कुप्रथा है वो खत्म नहीं हो रही है, बल्कि उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी आ रही है। ठीक है, हम समाज की पिक्चर कैसे देखते हैं कि शादी के लिए हम सब अवेयर है, क्योंकि हमारे आसपास ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि हमने कहीं बहुत दूर देखी हो, हमारे आसपास ही हमें दिख जाएगा, हमें अपनी फैमिली के अंदर ही दिख जाएगा, है ना। जैसे ही लड़की शादी के लायक हुई, जो हमारा ये मार्केट है उसमें रेट्स कैसे लगते हैं कि जो लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है या आईएएस पीसीएस है, यानी जितनी बड़ी पद पोजीशन रहेगी उतनी ज्यादा डाउरी की डिमांड होती है।
ये प्रचलन है हमारी सोसाइटी में कि नहीं, ये आप ही लोग डिस्कस करके हमको बताएंगे, बताइए। जी मैम है ना? तो कितनी Yes. शर्म की बात है कि हमारा एजुकेशन लेवल या पोजीशन, मतलब ऑब्वियसली कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर है तो हम ये मानते हैं वो है ना, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कितने बड़ी पोजीशन पे है। जो डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ के आ रहे हैं, और हम ये पाते हैं कि जो एजुकेशनल पोजीशन है या ये जो पोस्ट है, ये जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जो डिमांड है डाउरी की वो और ज्यादा हो जाती है ना? तो ये हमारे Yes. सोसाइटी का एक डबल फेस हम कह सकते हैं वो है, कि शायद जो लोअर लेवल पे हैं लोग, वहाँ फिर भी डिमांड इतनी नहीं है और पेरेंट्स इजीली शादी कर लें, पर जैसे ही लड़के की जो पोजीशन है या एजुकेशन लेवल है वो अच्छा होता जाता है, तो डिमांड लड़के वाले के साइड से बढ़ती जाती है और वो डाउरी अमाउंट इंक्रीज होता जाता है। तो आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे डाउरी डेथ्स होते हैं। ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग किसे कहते हैं? ऑनर क्या होता है? रिस्पेक्ट, है ना? ऑनर देना यानी Yes, ma'am. हाँ, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। तो ऑनर किलिंग क्या है? रिस्पेक्ट के लिए मारते हैं किसी को। व्हाट इज ऑनर Yes, किलिंग? मैम। हाँ बताइए मैम कोई तो एग्जाम्पल। अगेंस्ट आकर मैरिज वगैरह होती है, हाँ पेरेंट्स के अगेंस्ट आकर मैरिज दूसरी सोसाइटी हाँ, तो उसमें यहाँ करते हैं। रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ ईगो की बात हो रही है कि Yes. कई बार हमारे कल्चरल जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, मे बी कि सेम कास्ट जो है वो होनी चाहिए, या सेम गोत्र नहीं होना चाहिए, या रिलीजन सेम, अगर इंटर रिलीजन मैरिजेस हैं और हम अपनी कास्ट कम्युनिटी के बाहर जाकर करते हैं, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इतने ज्यादा आहत हो जाते हैं, या उनका ईगो प्राइड इतना ज्यादा आहत हो जाता है कि मर्डर तक की नौबत आ जाती है और वो मार देते हैं बच्चों को, चाहे लड़के हों या लड़कियां। ऑफन लड़कियों के नंबर इसमें ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक हमारी सोच है कि विमेन को हम अभी भी इज्जत या कम्युनिटी के फॉर्म में लेते हैं कि फैमिली का ऑनर है या फैमिली का जो भी उसे समझते हैं, पर कैसा ऑनर जिसे हम मार दे रहे हैं। तो लाइफ जो सबसे प्रेशियस चीज है, सोचिए इस आज के भी जमाने में जब हम ग्लोबलाइजेशन में हैं, जब हम कहते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है, हम ऑनर किलिंग जैसी चीजें पाते हैं। विचक्राफ्ट रिलेटेड मर्डर्स, विचक्राफ्ट क्या होता है कि गांव में, रूरल एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में ज्यादा हमें दिखता है, प्रचलित है। कई बार जो विमेन हैं उनको डायन या फिर है ना, हम ये बोलकर कि ये कुछ काला जादू करती हैं, इस तरह की हैं, और लोग जो है उनका मर्डर कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। तो कई बार हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर्स हो, कई बार हो सकता है जब विमेन बोलने वाली होती है या जो नॉर्मल सोसाइटी चाहती है उसके अगेंस्ट बोल रही है या डिफरेंट है, तो इस तरह का आज की भी एजुकेटेड समाज में हम इस तरह की धारणा हमारे मन में है और ऐसी किलिंग्स पाई जाती हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो कहाँ हमारे जो है बेहतरी के लिए आई थी, कि जो भी डिजीजेस हैं या हार्म है मदर या चाइल्ड को, वो डिटेक्ट हो जाता था जिस अल्ट्रासाउंड के जरिए। उसका यूज हमने सेक्स पता करने के लिए कर दिया और कोख में ही लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। तो हम जब ये चीज करते हैं कि कोख में ही फीमेल जो या मेल जो सेक्स है बच्चे का वो पता करके यूज करते हैं, तो उसे फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। कई बार पैदा होने के बाद, आपको पता है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं कि ऐसे गांव या इंटीरियर एरियाज हैं जहां पैदा होने के बाद भी, कि पैदा होने के पहले मान लीजिए टेक्नोलॉजी नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, लॉ के अगेंस्ट है, नहीं पता कर पाए, तो पैदा होने के बाद पैदा होते ही मार देते हैं क्योंकि वो लड़की है। तो मर्डर सबसे पहला, अगर हम वायलेंस की बात करें तो इसी की इतनी कैटेगरीज हैं जो हम समाज में पाते हैं। डाउरी डेथ्स हो रही हैं, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, विचक्राफ्ट रिलेटेड मर्डर्स हो रहे हैं, और इन्फेंटिसाइड है। अब हम सेकंड जो क्राइम है, ग्रीवियस क्राइम है, उस पे आते हैं, दैट इज ऑफ सेक्सुअल नेचर। ठीक है, रेप हमें पता है, इतने केसेस शायद जो निर्भया केस था उसने सबको हिला के रख दिया, पहली बार पूरी कंट्री में आउटरीच आया। पर हम देख रहे हैं उस इंसिडेंट के बाद भी इंसिडेंट्स रुकते नहीं हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि रेप, जो एक सेक्शन है सोसाइटी का, वो कहता है कि लड़कियां ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कपड़े ऐसा पहनती हैं, वो उनमें भी उनका बातचीत करने का ढंग ऐसा है, वो रात को निकलती हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो डू वी थिंक कि ऐसा है जब हम ये ग्रीवियर जो रेप जैसे क्राइम है वो बच्चों तक के साथ पाते हैं, है ना, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जो 4 साल की हैं, जो 5 साल की हैं, उनके ड्रेस में क्या दिख रहा है आपको? उन्हें तो अभी पता ही नहीं है ड्रेस का क्या, उनको क्या मतलब है, ठीक है, दे जस्ट, तो उनको आप जब ऐसे कर रहे हो तो दैट शोज कि हमारा जो सोसाइटी का मे बी जो मेंटालिटी है, जो सोशलाइजेशन है, वो उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि उन्हें बदलने की नहीं, शायद वहां हमें सोच बदलने की आवश्यकता है। और सिर्फ मेल्स को नहीं, देखिए मेल जो बच्चा है, लड़का है, उसकी सोच भी कहाँ से आई है? जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो कोई भी तो अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारे माता पिता, हमारा समाज ही उनका समाजीकरण करता है, हम ही उन्हें सिखाते हैं। तो शायद हमें वहां पे वर्क करने की जरूरत है। अगर हर बच्चे को हम सही रास्ता दिखाएंगे और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हम बचपन से ही सोशलाइजेशन के थ्रू उनके मन में डाल देते हैं, उसमें बदलाव करेंगे, तभी इस मानसिकता को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो लड़के हैं शायद उनके मन में ये बचपन से जो इमेज बनती है, ठीक है, मम्मी दीदी या घर में भी जो वो रोल देखते हैं विमेन का, वो क्या देखते हैं, पापा या जो मेल मेंबर्स हैं उनका एटीट्यूड उनके प्रति कैसे है, ठीक है, उनको में भी छुपा के रखना है, सेफ रखना है, जैसे कि वो कोई सामान है, ठीक है, बाहर के सारे काम मेल्स को करने हैं। या जो अच्छी लड़कियां होती हैं, जो हमारी माँ है, वो सिर्फ खाना बनाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी, इस तरह के कपड़े पहनेंगी। तो ये मेंटालिटी हम उनके मन में बचपन से डाल रहे हैं। देखिए, जब हम ड्रेसिंग की भी बात करते हैं तो कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, हमें फ्रीडम होना चाहिए। कोई मान लीजिए साड़ी पहनना चाह रहा है, सर पे पल्ला रखना चाह रहा है, या मे बी बुर्का पहनना चाह रहा है, तो ये जो विमेन पर्सपेक्टिव है वो क्या है, वो ये है कि उसको हम खराब या हम पुराना तरीका है या ट्रेडिशनल है, उससे भी हम खराब नहीं बोलते, पर इच्छा विमेन की होनी चाहिए। मान लीजिए कोई विमेन अपनी इच्छा से ऐसा करना चाह रही है, कुछ पहनना चाह रही है, इट शी इज फ्री टू डू दैट, उस पे हमें कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। पर हमें कोई चीज जबरदस्ती थोपनी नहीं चाहिए ये बोलकर कि ऐसा करने से ऐसा होगा या ये कंपलसरी है, दैट इज समथिंग इज रॉन्ग। तो ये जब देखते हैं लड़के कि हाँ अच्छा, ये तो हमारे पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं, तो एक लड़की को ऐसे ही रहना चाहिए, तो ये इमेज उनके मन में हम बचपन से डाल दे रहे हैं। तो एक तो ये एक्सेप्टेंस हर कल्चर के लिए हमें उनके मन में ये बचपन से इनकलकेट किया जाता है ना। तो मान लीजिए ड्रेसिंग है, तो कोई स्कर्ट पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई बुर्का पहनता है, हर कल्चर में हर जो मे बी एरिया हो सकता है, फैमिलीज हो सकती हैं, वहां डिफर कर सकता है। तो हर किसी को आपको एक्सेप्ट करना है, हर किसी को आपको रिस्पेक्ट देनी है, ये चीज हमें बचपन से इनकलकेट करनी पड़ेगी, तो शायद उनके मन में ऐसी भावना नहीं आएगी। प्लस जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, वो उनके मन में ये फीलिंग पहले से ही डाल देते हैं कि जो औरत है वो मे बी समान है, कम्युनिटी है, उसे हासिल करना, ये जो विचार हैं ये बचपन से ही आते हैं, क्योंकि हम उनका सोशलाइजेशन ऐसे कर रहे हैं। तो वहां हमें बदलाव की जरूरत है, वहां हमें बहुत काम करने की जरूरत है, तब हम इन पर रोक लगा पाएंगे। तो रेप एक बहुत ही कॉमन, हम कह सकते हैं बहुत ही ग्रीवियस क्राइम हो गया है जो हम विमेन के अगेंस्ट पाते हैं। मैरिटल रेप, शादी के अंदर, ठीक है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम अपनी सोसाइटी पे आते हैं कि अगर विमेन को हम समान समझेंगे, कमोडिटी समझेंगे, तो हम मैरिज जब करते हैं तो एक व्यक्ति को ये राइट दे देते हैं कि हाँ वो अपने मन से कुछ भी कर सकता है, विच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। वो पर्सन सेकेंडरी बाहर का करे या घर का करे, अगर औरत की इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी चीज हो रही है, तो दैट वुड कम अंडर रेप। तो पहले मैरिटल रेप जो हमारा भारत का कानून है, उसके अंदर अगर हस्बैंड के अगेंस्ट विमेन कंप्लेन करती है या कुछ कहती है, तो उसको हम कह सकते हैं उसे हम नहीं मानते थे, उसे हम एज ए रेप एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर अब ये प्रोविजन लॉ में दिया गया है कि मैरिज के अंदर हस्बैंड या जो भी पार्टनर है जिसके साथ औरत रह रही है, वो उसके अगेंस्ट ये जो है अगर ऐसा क्राइम हुआ है तो वो रिपोर्ट कर सकती है। एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट हर मॉडेस्टी। इंसल्ट टू मॉडेस्टी, ये क्या होता है बताइए? मान लीजिए हम क्लासरूम में हैं, या हम जो वर्क हमारा एरिया है वहां पे लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो हम डायरेक्टली टच नहीं कर रहे विमेन को, कुछ मे बी फिजिकली नहीं कर रहे हैं, पर वहां बैठे हम कुछ भी वल्गर बातें कर रहे हैं या विमेन की डिग्निटी को हर्ट करने वाली बातें कर रहे हैं जिससे वो बुरा फील करे।
ठीक है, या मे बी हम न्यूड पिक्चर्स दिखा रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो औरत के सम्मान में, रिस्पेक्ट में जो है हम कह सकते हैं उसके लिए उसको डीवैल्यू करती है, उसको बुरा फील कराती है, तो वो हम कहते हैं इंसल्ट टू मॉडेस्टी। और ये अक्सर होता है ना, व्हेन मेल पीपल दे फाइंड कि मे बी यहाँ पे लोग बहुत हैं, पब्लिकली है, हम क्लासरूम में हैं, हम वर्क एरिया में हैं, जहाँ हम कुछ फिजिकल नहीं कर सकते, तो दे स्टार्ट प्लेइंग दैट माइंड गेम्स। वो ऐसा ऐसा कमेंट कर देंगे, ऐसा बोलेंगे या ऐसा डिस्कशन करेंगे जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, परेशान कर दे, तो दैट इज इंसल्ट टू मॉडेस्टी। तो पब्लिकली अगर कोई ऐसा कर रहा है, उसका प्रूफ है, तो दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट लॉ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे देखिए सेक्सुअल क्राइम्स हैं जो इतनी सारी कैटेगरीज हैं जो हम समाज में विभिन्न तरह से पाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? देह व्यापार, जब लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है और इसमें जबरदस्ती ढकेला जाता है। ये बहुत बड़ा और बहुत ही गंदा बिजनेस है, पर ये सच्चाई है हमारे समाज की। इंडिया हो या बाहर की कंट्रीज हो, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या देह व्यापार जो हम कह सकते हैं वो चलाया जा रहा है। और बहुत ही हम कह सकते हैं कि ये जो संगठन है, जो लोग इसके लिए काम करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल हैं। इसीलिए इतनी सारी लड़कियां हर साल, औरतें और लड़कियां, बच्चे इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, देह व्यापार के बिजनेस में लाए जाते हैं और उनकी बर्बाद होती है। तो इस पे भी बहुत सारे कानून हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं कि उन औरतों को, बच्चियों को बचाया कैसे जाए, प्रिवेंशन कैसे किया जाए, उनको अलर्ट कैसे किया जाए कि इस तरह के लोग हैं और उनसे आप बच सकें। और अगर वो लोग उसमें फंस गए हैं तो उससे उन्हें बाहर कैसे निकालें, और बाहर निकालने के बाद उनको वापस जो हमारा समाज है उसमें उनको हम फिर से रिहैबिलिटेट कैसे कराएं, उनको फिर से बसाएं कैसे, एक्सेप्ट कैसे करवाएं समाज से। तो इस पे भी बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा एवल है जो विमेन के अगेंस्ट हम पाते हैं। तो ये सारे सेक्सुअल क्राइम जो है जो हम विमेन के अगेंस्ट देखते हैं। देन वी हैव डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, कोई बताएगा? मैम जो घर में हाँ, घरेलू हिंसा कहते हैं इसे हम हिंदी में। तो डोमेस्टिक वायलेंस देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे दुख की बात ये है कि घर के अगेंस्ट तो हम कंप्लेन करते ही नहीं ना, हम बताने नहीं जाते इस डर से कि घर की इज्जत खराब हो जाएगी और लोग क्या सोचेंगे और अपनों के अगेंस्ट कैसे बोलें। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो हम प्रिविलेंट है, जिसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। तो घर ही में जब औरतों को मारा जाए, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पे जो हस्बैंड है वो आकर अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा औरत को मार कर निकालते हैं। ठीक है, मे बी ऑफिस में कुछ हुआ या बाहर जो उनका अनसेटिस्फैक्शन है, दे कम एंड टेक आउट ऑन द विमेन। बहुत सारे लोग मेंटली सिक हो सकते हैं और बहुत सारे मे बी समाज में बहुत ही संतुलन व्यवहार दिखा रहे हो, एक अपना चेहरा दिखा रहे हो, पर घर में आकर वो अपना फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा औरत पर हाथ उठाकर निकालते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के भी हमें बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं। कई बार सिर्फ हस्बैंड नहीं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है, मे बी सास ससुर जो और रिलेटिव्स हैं वो बहुओं को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं। तो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस भी प्रिवेल करते हैं हमारी सोसाइटी में। फोर्स्ड एंड चाइल्ड मैरिज, ये भी हमने डिस्कस किया ही था कि बाल विवाह एक बहुत ही प्रथा है और अभी भी प्रेवलेंट है जो हम देखते हैं। फोर्स्ड एसिड थ्रोइंग, ये आप लोग ने अभी मूवी भी बनी है, इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं। हाँ, आप देख चुके हैं कितने केसेस ऐसे आए हैं कि हम किसी लड़की को नहीं फोर्सफुली मना पा रहे हैं, या शी इज नॉट रेडी, या वो हमें रिफ्यूज कर दे रही है, खराब से भी नहीं, उसने बहुत प्यार से ही मना किया कि मे बी उसको आगे पढ़ना है, कुछ और करना है, या आप में नहीं इंटरेस्टेड है। तो मेल ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम इतना ग्रीवेंस स्टेप उठाते हैं कि हम चेहरा ही खराब कर देंगे, हम जिंदगी ही खराब कर देंगे, एंड दे थ्रो एसिड ऑन द विमेन विक्टिम्स। तो एसिड थ्रोइंग ये भी एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ा वायलेंस है जिसके केसेस प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। अबडक्शन, किडनैपिंग डिस्कस कर चुकी हैं एक बार पहले भी। परपिचुएशन,
तो ये सारे जो हैं हमारे क्राइम्स जो हैं वो विमेन के अगेंस्ट हम अपनी सोसाइटी में प्रिवेलिंग पाते हैं, और इन्हीं के अगेंस्ट फिर हम जो है लॉज देखते हैं। जो हमारा जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे लॉज शुरू से बनते आए और बहुत सारे उसमें ऐड किए गए हैं ताकि जो है विमेन को हम उसके अगेंस्ट जो है सुरक्षा दे पाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस को हम लोग और डिटेल में जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे, और इसी का थोड़ा सा और डेटा हम डिस्कस करते हैं जो और थोड़ा लाइट थ्रो करेगी हमारी कंडीशंस पे। देखिए, डाउरी डेथ इज द मर्डर और सुसाइड ऑफ अ मैरिड वुमेन कॉज्ड बाय डिस्प्यूट ओवर हर डाउरी। तो इन सभी जो क्राइम्स हैं इनके ऊपर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जस्ट टू कंपाइल कि क्या डिफरेंट कंसर्न्स इश्यूज हैं एज पर क्राइम इज कंसर्न फॉर विमेन। तो डाउरी डेथ इज द मर्डर और सुसाइड ऑफ अ मैरिड वुमेन कॉज्ड बाय डिस्प्यूट ओवर हर डाउरी। डाउरी आप लोग बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हैं और हमारे समाज में प्रेवलेंट है, तो शायद हम लोग इसके लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हम बचपन से देखते सुनते और मे भी अपने आसपास में भी ऑब्जर्व करते ही आ रहे हैं। तो इन सम केसेस हस्बैंड एंड इन-लॉज विल अटेम्प्ट टू एक्सपोर्ट अ ग्रेट डाउरी थॉट continuous harassment and torture which sometimes results in the wife committing suicide। तो कई बार ये जो डावरी का टॉर्चर है वो इतना एक्सीड कर जाता है कि जो औरतें हैं वो डेथ जैसा जो है स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा लेती हैं और अपनी लाइफ एंड कर लेती हैं। ये जो आप लोग एक देख रहे हैं पिक्चर है ना, अब तो हम लोगों ने ग्राफ्स जो हमें थोड़ा सा और शॉर्ट में एक पिक्चर दिखाता है कि अपने देश के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारी क्या स्थिति है। और ये पर जो है ये जो लैक्स जो डेथ्स हैं हमारी, वो उसका डेटा शो कर रहा है। और देख रहे हैं आप जितना जो डार्कर शेड है वो ये दिखा रहा है कि वहां पे डाउरी डेथ्स उतनी ही ज्यादा है। तो हमारे स्टेट की क्या हालत है ना, दिख रही है सबको? सबसे डार्क शेड किधर दिख रहा है? राइट, हमारा लॉट। हाँ, तो इस पे गर्व होना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो देखिए, शर्म की बात है जो हम देख पा रहे हैं, ये हमारा यूपी है और इसी से लगा हुआ बिहार है। ठीक है, यूपी बिहार हम लोग तो साथ साथ में बड़ा फेमस होते हैं ना बहुत सारी चीजों के लिए। तो देखिए, इसमें एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, हम बार बार कहते हैं, है ना। लिटरेसी, विमेन एम्पावरमेंट, जब हम विमेन को शिक्षित करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, वर्क पार्टिसिपेशन कराएंगे, तब शायद ये जो सोशल इवल्स हैं इनसे लड़ने की हिम्मत हम औरत को भी दे पाएंगे और समाज में भी बदलाव ला पाएंगे। इसीलिए हम लोग एजुकेशन पे इतना जोर देते हैं और बार बार कहते हैं अवेयरनेस और एजुकेशन वुमेन के अंदर इसकी बहुत जरूरत है। तो देखिए, ये हमें पिक्चर कितना क्लियर कट इमेज दिखा रहा है। और ये देखिए और सोसाइटीज हैं, गुजरात आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री है ना, देयर डिफरेंट स्टेट्स। देखिए, ये भी है कि हमारा ये जो नॉर्थ पूरा जो बेल्ट है, यहाँ पे हम जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग पाते हैं, है ना। और ये जो है आपका जो बेल्ट है, जहाँ पे भी मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, यानी जहाँ पे मातृ सत्ता चलती है और थोड़ा विमेन जो है ओरिएंटेड सोसाइटीज हैं, तो वहाँ पे हमें ये जो क्राइम्स हैं वो कम दिखते हैं। चलिए अब ऑनर किलिंग पे जाते हैं। ऑनर किलिंग भी हम आपके साथ डिस्कस ही कर चुके हैं। ऑनर किलिंग इज अ मर्डर ऑफ अ फैमिली मेंबर हु हैज बीन कंसिडर्ड टू हैव ब्रॉट डिसऑनर और शेम टू द फैमिली। तो बेसिकली कोई व्यक्ति परिवार का जिसे मार दिया जाए ये सोचकर कि उसने फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, खराब की है, तो वो ऑनर किलिंग के अंतर्गत आता है। Examples of reasons for honor killing include the refusal to enter an arranged marriage। अब बहुत सारे कारण दिए हुए हैं जो हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं जिसके लिए लड़कियों को मारा जाता है। अगर नॉट जस्ट लड़कियां, कि हमने कहा फैमिली मेंबर, कई बार मेल्स भी जो है वो इसका शिकार होते हैं। अगर लड़कियां अरेंज मैरिज के लिए रेडी नहीं होती हैं तो ऑनर किलिंग देखी गई है। कमिटेड अडल्ट्री, यानी शादी के पहले कोई रिलेशनशिप उनका हो गया या शादी के बाद किसी और से हो गया, अडल्ट्री है, तो उसके लिए भी ऑनर किलिंग पाई गई है। चूजिंग अ पार्टनर दैट द फैमिली डिसअप्रूव्स, ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करना जो रिलीजन का ना हो, कम्युनिटी का ना हो और फैमिली का अप्रूवल उस पे ना हो,
या फिर उसके साथ कोई हादसा हो जाए जैसे कि रेप या कोई सेक्सुअल असॉल्ट, तो इन सारे चीजों में ऑनर किलिंग जो है वो देखी गई है। Village caste councils or Khap panchayats in certain regions of India regularly pass death sentences for persons who do not follow their diktats on caste और गोत्र। एक बहुत ही ये फेमस कम्युनिटी, फेमस क्या कहेंगे हम, डी फेमस कहेंगे, आपने सुना होगा हरियाणा में खाप पंचायत होती है ना। तो वहां पे जो गांव के जो एल्डर मोस्ट लोग होते हैं जिनसे पंचायत बनती है उन्हें खाप पंचायत कहते हैं। तो वो जो भारत का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट जाकर कि यहाँ का न्याय हम करेंगे, जो भी जो बच्चे हैं मे बी वो कास्ट या गोत्र के उनके जो मान्यताएं हैं उसके अगेंस्ट जाकर मैरिज करते हैं या पसंद करते हैं, भाग जाते हैं, उन्हें डेथ सेंटेंस दे देते हैं कि इन्हें मार दिया जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि आजाद होने के बाद जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है, किसी की इतनी हिम्मत है कि सीधे डेथ सेंटेंस सुनाया जा रहा है, और ये होता भी है। तो दैट इज वेरी हम कह सकते हैं हाईलाइटेड ये केस है जो सामने आया, और उस पर अब बहुत सारा काम हुआ, और इसे रोकने की पूरी कोशिश जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो वॉलंटियर ग्रुप नोन एज लव commandos from Delhi runs a helpline dedicated to rescue couples who are afraid of violence of marrying outside of caste lines. Since हमने हरियाणा का डिस्कशन किया, दिल्ली के आसपास का ये जो एरिया है जहाँ पे खाप पंचायत का कल्चर है, वहाँ ये बड़ा स्ट्रांगली प्रिवेलेंट है। तो वहाँ पे कुछ एनजीओज भी हैं जो हेल्पलाइन चलाती हैं कि इस तरह से कोई अगर परेशान है और ऐसा कोई स्टेप किसी फैमिली में उस व्यक्ति के अगेंस्ट ले लिया गया है तो वो कॉल कर हेल्प मांग सकता है। The most prominent areas where honor killings occur in India are northern regions. ये भी हम कह सकते हैं श्रेय हमें जाता है कि अगर हम ये देखें कि भारत में कौन सा जो एरिया है या बेल्ट है जहाँ पे ज्यादा ऑनर किलिंग होती है, तो फिर हमारा नॉर्थ इंडिया आता है, नॉर्दर्न रीजन्स आते हैं। ऑनर किलिंग्स आर स्पेशली सीन इन हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम ज्यादा ऑनर किलिंग के केसेस पाते हैं। Honor killing have notably increased in some Indian states, which has led to the Supreme Court of India in June 2010 issuing notices to both the Indian central government and 6 states to take preventive measures against honor killing. ये cases इतना बढ़े कि सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर निकालना पड़ा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये जो 6 हमारे प्रदेश हमें दिख रहे हैं, इनकी जो सरकारें हैं वो इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन और प्रिवेंटिव यानी इसको रोका जा सके इसके लिए काम करें। तो ये स्थिति है। ऑनर किलिंग्स कैन बी वेरी वायलेंट। फॉर एग्जांपल इन 2012 a father decapitated his 20-year-old daughter with a sword upon hearing that she was dating a man who he did not approve of. तो ऐसे बहुत सारे देखिए ग्रीवियंस यानी सीवियर केसेस हैं। एक केस का एग्जांपल दिया है 2012 का कि जब एक फादर ने जो है तलवार से सरी काट दिया अपनी बेटी का, 20 साल की, सिर्फ 20 साल की बच्ची थी, और किसी लड़के से मिल रही थी जिसके लिए वो तैयार नहीं थे या उन्हें पसंद नहीं था, तो उन्होंने उस मतलब उस ईगो में, उस गुस्से में, उस रेज में तलवार से उसका सर काट दिया। तो ऐसे केसेस बहुत सारे हैं जो हम कोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए वही हम कह रहे हैं, अगर हमें बदलाव चाहिए तो वो कुछ समय का नहीं होता है, हमें हमारी रूट्स पे जाना पड़ेगा, और ये जो बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग है, सोशलाइजेशन है, वहाँ काम करना पड़ेगा, और तब जाकर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम उस पर शायद कुछ असर ला पाएंगे और कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, बदल पाएंगे माहौल को। Witchcraft related murders of women accused of witchcraft still occur in India. Poor women, widows, or women from lower caste are most at risk of such killings. तो ये तो मतलब हम जब हम सुनते हैं ना, हमें लगता है कि अरे अब कहाँ होता है, तो बहुत पुरानी बात हो गई। पर नहीं, अभी भी जो इंटीरियर एरियाज हैं, ट्राइबल बेल्ट्स हैं, बहुत रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे हमें ऐसे केसेस मिल जाते हैं जो जहाँ पे बहुत गरीब औरतें हैं या मे बी विधवा औरतें हैं, जनरली जिन्हें फैमिली आउटकास्ट कर देती है, फैमिली प्रोटेक्शन भी नहीं देती, और ये लोअर कास्ट की हैं, उन्हें चुड़ैल या डायन ऐसा बोलकर, और यहाँ तक कि लोग मिलकर स्टोन पेल्टिंग करके, स्टोन्स मार के मार देते हैं। तो ये भी केसेस हैं जो सामने आए हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, ये हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड इज द इलेक्टेड किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड और द टर्मिनेशन ऑफ अ फीमेल fetus through sex selective abortion.
तो जब हम जो है ये पता लगाकर कि लड़का लड़की जो भी सेक्स है बच्चे का और उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराते हैं, और स्पेशली ये फीमेल फीटस के लिए होता है, तो उसे हम फीमेल इंफेंटिसाइड कहते हैं। इन इंडिया देयर इज इंसेंटिव टू हैव अ सन। ये हमें पता ही है, हमारा जो भारतीय समाज है वहाँ पे लड़के का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और लड़का हो फैमिली में, इसके लिए सब लोग जो है वो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं परेशान रहते हैं। क्यों? अब ये भी हमारे में भी जो हमारा कल्चर रहा है, जो 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 विचार हैं कि माता पिता को अग्नि अगर लड़का देगा तभी वो सर जाएंगे, तभी वो पार होंगे, तभी उनका जो भी लास्ट है वो ठीक से होगा, जो भी हमने मिसकंसेप्शंस बना रखे हैं। तो वो सब ये हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी की देन है कि लड़के का इम्पोर्टेंस जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। हमारी जनरेशन को वही बढ़ाएगा। ये सब तो परसेप्शंस हैं जिसके कारण कोई भी मेल चाइल्ड जो है वो प्रेफरेबल रहता है। हम आपसे लास्ट टाइम ये डिस्कस ही कर रहे थे कि जबकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेशन क्यों जरूरी है। देखिए हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 23 पेयर्स होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, यानी फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, इसमें जो है 23 पेयर ना होके सिर्फ 23 होते हैं। क्यों? क्योंकि जब 23 मेल का 23 फीमेल का मिक्स होगा तो वो ऑटोमेटिकली 23 पेयर हो जाएगा, है ना। तो बच्चे का जो जन्म है वो ऐसे ही होता है कि एग में 23 है और स्पर्म में 23 है, और जब दोनों साथ में आए तो वो पेयर बन गए, 23 पेयर्स हो गए। और दोनों के जीन्स, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चा पाता है, माँ का भी पिता का भी। तो एक बात बताइए, जब इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, एज अ साइंस, एज एन एजुकेटेड पर्सन हमको ये बात पता है, तो जो लड़की पैदा हुई है, यानी जो बच्चा नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है, वो लड़की के भी जीन्स ले रही है और लड़के के भी जीन्स ले रही है, राइट। तो यानी जो बेटा है उसके जो बच्चे हैं उनका भी आधा ही जीन्स है आपके परिवार का, ठीक है। और आधा जीन्स जो है वो किस परिवार का आएगा? जिस लड़की से शादी हुई है उसकी। तो उसका जो बेबी है या बच्चा है वो आपके परिवार का आधा जीन ही तो ले रहा है। और साइंटिफिकली अगर हम देखें, जो लड़की की शादी, मान लीजिए आपकी बेटी हुई है, तो उसका भी जो बेबी होगा आधा जीन्स तो आप ही के परिवार का होगा। तो क्या अंतर है लड़के और लड़की में? ये विचार मतलब कितना, सोचिए कितना अनएजुकेटेड हम हैं कि हमें ये लगता है कि हमारी जनरेशन को बढ़ाने वाला लड़का ही है, हमारी फैमिली का नाम बढ़ाने वाला लड़का ही है। तो ये सारे हमारे मिसपरसेप्शंस हैं। जबकि हम साइंटिफिकली देखें तो हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। दोनों ही उतना ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपकी फैमिली या जनरेशन के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसे जब हम समझ लेते हैं बीइंग एजुकेटेड, तो हमें वो अंतर नहीं लगता कि लड़की है या लड़का है। लड़कियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लड़के भी अच्छा काम करें। इट्स ऑल योर अपब्रिंगिंग। कोई भी बच्चा है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपका नाम रोशन कर सकता है, जो भी आपके विचार हैं। तो ये अंतर जो है ये हमें मिटाना होगा, इस सोच को हमें मिटाना होगा, और इस पर बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो काम कर रहे हैं। और बीइंग इन एजुकेशन, हम और आप जब डिस्कस करते हैं बीइंग फीमेल, हमें भी अपनी फ्यूचर के लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इस सोच को बदलने के लिए देना चाहिए। मे भी हम ज्यादा नहीं, अपने परिवार का की सोच बदले, आगे चलकर हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि वो ये अंतर ना करें। इतना कंट्रीब्यूशन तो हर कोई कर ही सकता है। So, modern medical technology has allowed for the sex of a child to be determined by the child is still in fetus. Once these modern prenatal diagnostic techniques determine the sex of the fetus, families then are able to decide if they would like to abort based on sex. One study found that 7,997 of 8,000 abortions were of female fetus. अब ऑब्वियसली इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, हमें डेटा भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी को इतने अच्छे से जानते हैं कि वी ऑल नो कि जो एबॉर्शंस होते हैं वो मैक्सिमम जो है वो फीमेल चाइल्ड का ही होता है। हार्डली ऐसा होता है कि मेल चाइल्ड में भी, अगर हम बच्चा ही नहीं चाहते हैं या वो कहीं जो है हमारे लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुआ है, या बहुत एजुकेटेड पेरेंट्स अभी बेबी नहीं चाह रहे, तो वो एबॉर्शन के लिए जाएंगे। अदरवाइज 7,000 मतलब 8,000 एबॉर्शंस का जो डेटा है वो लिया गया और पाया गया इतने 7,997 जो एबॉर्शंस थे वो फीमेल जो फीटस थे उनके किए गए। तो देखिए यही हमें दिखा रहा है हमारी जो सोसाइटी है उसकी सोच क्या है, उसका पर्व्यू क्या है। रेप, India is considered to be one of the world's most dangerous country for sexual violence against women.
Rape is one of the most common crimes in India. Criminal Law Act 2013 defines rape as penile and non-penile penetration in bodily offices of a woman by a man without consent of a woman. So, according to National Crime Record Bureau, one woman is raped every 20 minutes in data. तो बड़ा शर्मनाक डेटा है कि हर 20 मिनट पर किसी न किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है अपने देश में, है ना। शर्मनाक डेटा तो है ही, जो हमें और आपको पढ़कर भी शर्म आती है, पर ये रियलिटी है। Incidents of reported rape increased 3% from 2011 to 2012. Incidents of reported incest rape increased 46.8% from 268 cases in 2011 to 392 cases in 2011. Despite its prevalence, rape accounted for 10%, 10.9% of reported cases of violence against women in 2016. अब देखिए, ये जो डेटा है हमें पता होना चाहिए। एक तो ये डेटा है जो हमें दिखा रहा है कि बड़ा शर्मनाक डेटा है, उसके बावजूद कितने सारे % ऑफ रेप्स ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है।